हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस शाह एंड आज है हमारी इस अफोरिज्म सीरीज का डे 7, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अफोरिज्म 22 टू 25, राइट। बट उससे पहले हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे 21 अफोरिज्म के, तो उसे देख लेते हैं एंड देन हम डिस्कस करेंगे 22 टू 25 अफोरिज्म। सो जो वो पॉइंट्स क्या थे, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर मैंने बताया था जो अफोरिज्म 21 है वो किसके बारे में बात करता है। वो बात करता है ड्रग प्रूविंग के बारे में। हाँ, बट उस अफोरिज्म के अंदर ड्रग प्रूविंग वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, बट उसके अंदर जो चीज़ें हम करते हैं उसे एक्सप्लेन किया गया है। क्या एक्सप्लेन किया था वहाँ पर कि हमने देखा था कि जो क्यूरेटिव पावर है किसी भी मेडिसिन की, वो फिजिशियन को कैसे पता चलती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो जो मेडिसिन जब हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल को देते हैं तो वो उन हेल्दी इंडिविजुअल में जो मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जो मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं मेडिसिन हेल्दी इंडिविजुअल में, वो क्या दिखाती है, वो उसी के थ्रू हम पता करते हैं कि भाई ये मेडिसिन ये चीज़ क्योर कर सकती है या इस मेडिसिन की ये क्योरेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो बेसिकली यही लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू नो अबाउट द क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिसिन द फिजिशियन has to focus on the morbid signs and symptom that a drug produces on healthy individual, and this basically a process of drug proving। और ये बेसिकली क्या है कि हेल्दी इंडिविजुअल को जो हम मेडिसिन दे रहे हैं एंड फिर हम नोट डाउन कर रहे हैं उस मॉर्बिड साइन एंड सिम्टम जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस हेल्दी इंडिविजुअल में, बेसिकली ये प्रोसेस बेसिकली क्या है, ड्रग प्रूविंग की प्रोसेस है ना, राइट। बट उस अफोरिज्म के अंदर ड्रग प्रूविंग वर्ड यूज नहीं किया गया, बट यही प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। हैनीमैन डज नॉट यूज द वर्ड ड्रग प्रूविंग इन दिस अफोरिज्म। तो याद रखना कि अफोरिज्म 21 में इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, पर जो ड्रग प्रूविंग वर्ड है या जो टर्म है वो इस 21 अफोरिज्म में हैनीमैन ने यूज नहीं किया है। ठीक है, ये सब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद अगर हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि आज जिस अफोरिज्म के बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा 22 टू 25 अफोरिज्म। सो अगर हम इस अफोरिज्म की बात करें, सो बेसिकली ये अफोरिज्म किसके बारे में बताता है, यहाँ से यहाँ तक इन 22 टू 25 अफोरिज्म जो है इसमें बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है अबाउट द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग मेडिसिन और डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल इन ऑर्डर टू क्योर अ डिसीज। तो बेसिकली जो अफोरिज्म 22 टू 25 है वो किसके बारे में बताता है, तो ये बताता है कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, है ना, या कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है टू इन ऑर्डर टू क्योर अ डिसीज। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, जितने भी मेथड्स हैं टू क्योर द डिसीज, वो सारे मेथड्स के बारे में डिस्कस किया गया है अफोरिज्म 22 टू 25। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके हर अफोरिज्म में क्या क्या बात की गई है, या क्या क्या चीज़ें, या कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट को डिस्कस किया गया है, राइट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें अफोरिज्म 22 की, तो अफोरिज्म 22 का ये रहा पूरा का पूरा स्टेटमेंट, आप पढ़ लेना। मैं इसको कंसाइज वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अफोरिज्म 22 कहता क्या है। सो बेसिकली अफोरिज्म 22 में किसके बारे में बात की गई है, तो सबसे पहले तो भाई ये बताया गया है कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ क्योर फिजिशियन को क्या नोटिस करना होता है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ क्योर फिजिशियन को एक ही चीज नोटिस करना होता है, क्या, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। होम्योपैथी में क्योर करने के लिए फिजिशियन को सिर्फ एक चीज के बारे में नोटिस करना है, वो क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, राइट। एंड दूसरी बात क्या है कि जो ड्रग सब्सटेंस है ना, जो ड्रग सब्सटेंस है, ड्रग सब्सटेंस बेसिकली होते क्या हैं, जो क्योर करें डिसीज को, एंड वो क्यूरेटिवली एक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरिंग द मैन्स स्टेट ऑफ हेल्थ, दैट इज आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट इन द हेल्दी इंडिविजुअल। तो बेसिकली पहली बात तो मैंने क्या बताई, इस 22 अफोरिज्म में क्या बताया गया सबसे पहले, तो बेसिकली फिजिशियन को क्योर करने के लिए सबसे पहले किसको नोटिस करना है, सिर्फ और सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम को नोटिस करते हैं होम्योपैथी के अंदर। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट क्योर, ओनली थिंग फिजिशियन हैज टू नोटिस इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है इस अफोरिज्म में, क्या, कि जो ड्रग सब्सटेंस हैं जो क्योर करते हैं डिसीज को, वो क्यूरेटिवली एक्ट क्यों कर रहे हैं।
क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी होती है किसी भी ड्रग सब्सटेंस के पास क्या करने की, अल्टरिंग द मेंस स्टेट ऑफ हेल्थ, दैट इज हैव द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट इन अ हेल्थी इंडिविजुअल, राइट। सो बेसिकली अब इस अफॉरिज्म के अंदर ये 3 मेथड्स ऑफ क्योर के बारे में बताया गया। 22 अफॉरिज्म के अंदर बेसिकली 3 मेथड्स के बारे में बताया गया है। कौन कौन से वो 3 मेथड है क्योर के, तो एक होम्योपैथी, एक एलोपैथी एंड तीसरा एंटीपैथी, राइट। सो जो एलोपैथी है उसके बारे में 22 अफॉरिज्म में नहीं बट 22 अफॉरिज्म के फुटनोट में डिस्कस किया गया है। बट जो 22 अफॉरिज्म है उसमें होम्योपैथी और एंटीपैथी के बारे में बात की गई है। तो अब क्या की गई है उसे देख लेते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22 अफॉरिज्म के अंदर होम्योपैथी और एंटीपैथी के बारे में बात की गई है, और क्या बात की गई है वो देखेंगे। और जो इसका फुटनोट है उसमें किसके बारे में बात की गई है, तो इसके 22 अफॉरिज्म के फुटनोट में बात की गई है एलोपैथी के बारे में, ठीक है। तो पहली जो लाइन है वो यही बता रही है कि जो होम्योपैथी और एंटीपैथी के बारे में 22 अफॉरिज्म में बताया गया, और ये जो 22 अफॉरिज्म का जो फुटनोट है उसमें एलोपैथी के बारे में डिस्कस किया गया है। सो अगर हम इस दूसरे पॉइंट की बात करें तो बेसिकली दूसरा पॉइंट की वही चीज़ बताता है जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ड्रग सब्सटेंस है कोई भी, वो क्योर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस अ आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल, राइट। सो जब भी हम किसी को मेडिसिन देंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट प्रोड्यूस करेगा। अब 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो जो आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है इंडिविजुअल में वो मेडिसिन, या तो सिमिलर मॉर्बिड स्टेट प्रोड्यूस करेगा अगर हम डिसीज से कंपेयर करेंगे, या तो अपोजिट मॉर्बिड स्टेट प्रोड्यूस करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस जो आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है वो या तो अपोजिट टू द नेचुरल डिसीज प्रोड्यूस करेगा, वो जो मॉर्बिड आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट है या तो वो अपोजिट टू द नेचुरल डिसीज होगी या तो सिमिलर टू द नेचुरल डिसीज होगी। अगर सिमिलर टू द नेचुरल डिसीज है तो उसे हम बोलेंगे होम्योपैथी, और अगर वो जो ड्रग सब्सटेंस है वो जो प्रोड्यूस करा आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट, अगर वो अपोजिट टू द नेचुरल डिसीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपैथी। तो यही चीज बता रहा है 22 अफॉरिज्म। तो यही लिखा हुआ है कि बेसिकली कोई भी ड्रग सब्सटेंस, सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया कि जो ड्रग सब्सटेंस है वो डिसीज को क्योर क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, अल्टरिंग द मैन स्टेट ऑफ हेल्थ या फिर आर्टिफिशियल स्टेट इन द हेल्दी इंडिविजुअल। तो अब वो जो आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट जो मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहा है या तो अपोजिट टू द नेचुरल डिसीज होगा या तो सिमिलर टू द नेचुरल डिसीज होगा। अगर वो आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट अपोजिट टू द नेचुरल डिसीज है तो उसको क्या बोला, उसको एंटीपैथी बोला। और अगर वो जो आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट प्रोड्यूस हुआ है वो सिमिलर टू द नेचुरल डिसीज है तो उसे क्या बोला, होम्योपैथी बोला। सो यही लिखा हुआ है कि इफ इट इज सिमिलर देन इट इज होम्योपैथी, एंड इफ दिस पर्टिकुलर ड्रग इज प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट दैट इज अपोजिट टू द नेचुरल डिसीज दैट इज टू बी क्योर्ड, right? So in a individual then that process is going to be called as antipathy, right? So these are the 2 types of artificial morbid states that a medicine can produce. तो यही दोनों के बारे में बात की गई है 22 अफॉरिज्म में, ठीक है। सो अब आगे क्या लिखा है कि अब हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, हमें वो मेथड यूज करना चाहिए जो क्या हो, गुड हो एंड परमानेंट क्योर दे, राइट। सो आगे क्या लिखा हुआ है कि वी यूज मेडिसिन दैट प्रोड्यूस सिमिलर आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट दैट इज इन होम्योपैथी आर अप्लाइड टू द डिसीज्ड इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिमिलिया। इन जनरल हैनीमैन टेल्स अस अबाउट द
aphorism, the medicine that produce greatest tendency to produce a similar or opposite symptoms in the healthy human beings are drug which will cure. The basic criteria for remedy to act as a medicine to bring about the cure that has to produce artificial morbid state in a healthy individual, meaning it should have the power of altering the man state of health in a similar or opposite way, right? Medicine can applied in individual in two ways, on the basis of similar symptoms, that is in होम्योपैथी, और अपोजिट सिम्टम इन एंटीपैथी. तो यही चीज बताई गई है अफॉरिज्म 22 के अंदर. अब चलते हैं इसके फुटनोट पे. तो अगर हम अफॉरिज्म 22 के फुटनोट पे आए तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसके फुटनोट में किसके बारे में हैनीमैन सर ने बात की है, तो बात की है एलोपैथी के बारे में. सो अफॉरिज्म 22 का फुटनोट किसके बारे में बताता है, तो एलोपैथी के बारे में बताता है. क्या बताता है वो देखते हैं. सो 22 अफॉरिज्म के फुटनोट में हैनीमैन टेल्स अस अबाउट द अदर मोड ऑफ अप्लाइंग मेडिसिन, दैट इज आर एलोपैथी. सो एलोपैथी हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल, या फिर हम कहें रूलिंग या फिर मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस. और इसके लिए उन्होंने जो टर्म यूज किया हैनीमैन सर ने इस अफॉरिज्म के अंदर, वो टर्म क्या थी, रीनिंग सिस्टम. क्या, रीनिंग सिस्टम. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या उन्होंने यूज किया है कि जो एलोपैथी है वो क्या है, रीनिंग सिस्टम ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस. अब रीनिंग का मतलब ही होता है कि बेसिकली रूलिंग, एक तरीके से रूलिंग, या फिर हम कह सकते हैं पॉपुलर या फिर पावरफुल सिस्टम ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस. तो एलोपैथी के लिए यही चीज यूज की है, यही टर्म यूज किया उन्होंने. क्या टर्म यूज किया, रीनिंग सिस्टम ऑफ मेडिकल practice. So in homeopathy the medicine have the similar relation. अब जैसा कि आपको अभी हमने देखा कि 22 अफॉरिज्म में हमने क्या देखा कि होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सिमिलर रिलेशनशिप, राइट, विद द सिम्टम ऑफ डिसीज. वहीं जो एंटीपैथी है वहां पर जो मेडिसिन हैव द अपोजिट रिलेशनशिप, है ना, टू द सिम्टम ऑफ डिसीज, राइट. जो अगर नेचुरल सिस्टम के से सिमिलर मॉर्बिड स्टेट प्रोड्यूस हो रहा है तो होम्योपैथी, और अपोजिट अगर ड्रग प्रोड्यूस कर रहा है आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट देन द नेचुरल डिसीज, तो वो क्या था, वो एंटीपैथी था. बट यहां पर क्या होता है, बट इन एलोपैथी दीज सिम्टम हैव नो डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप टू द disease, that is neither similar nor opposite. The relationship is heterogeneous to the systems of the disease. So यहां पर हैनीमैन सर क्या बता रहे हैं कि एलोपैथी में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है ना. इस यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर जो रिलेशनशिप होता है वो हेट्रोजीनस होता है ना. यहां पर कैसा होता है, हेट्रोजीनस होता है टू द सिम्टम्स ऑफ डिसीज. यहां पर क्योंकि होम्योपैथी में क्या था, सिमिलर, राइट, और एंटीपैथी में क्या था, अपोजिट. बट इन एलोपैथी जो सिम्टम्स जो हैं उनका कोई डायरेक्ट पैथोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं होता टू द डिसीज, नाइदर सिमिलर नॉर अपोजिट. तो कैसा रिलेशनशिप होता है, तो हेट्रोजीनस होता है टू द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज. इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैसा होता है, हेट्रोजीनस होता है. कैसा होता है, हेट्रोजीनस होता है, राइट. आगे क्या कहते हैं इस फुटनोट के अंदर हैनीमैन सर कि जो एलोपैथी है इज अ इरेशनल इनएप्रोप्रिएट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, कि जो एलोपैथी है वो इरेशनल है एंड इनएप्रोप्रिएट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है. हैनीमैन यूजेस अ सेंटेंस टू एक्सप्लेन द डेंजरस एंड इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट. और वो अब इसी चीज को बताने के लिए उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता होना चाहिए क्या यूज किया है. सो हैनीमैन सर कहते हैं कि जो एलोपैथी है इट इज अ इररिस्पॉन्सिबल मर्डरस गेम विद द लाइफ ऑफ अ पेशेंट बाय मीन्स ऑफ डेंजरस वायलेंट मेडिसिन इन वेरी फ्रीक्वेंट एंड लार्ज डोजेस. तो
इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हैनीमैन सर जो सेंटेंस यूज करते हैं वो सेंटेंस क्या था उसको मैंने हाईलाइट किया है। वो क्या था? इट इज, ये जो एलोपैथी है, इट इज इर्रिस्पॉन्सिबल murderous game with the life of patient by means of dangerous violent medicine in very frequent and large doses। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है, जैसे कि आपको पता है कि जो होम्योपैथी है उसको उसके फाउंडर कौन थे? होम्योपैथी वॉज फाउंडेड बाय द डॉक्टर हैनीमैन। तो ऐसे ही एंटीपैथी वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर सी गैलन, और आइसोपैथी जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे के अफोरिज्म में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सो आइसोपैथी वॉज फाउंडेड बाय डब्ल्यू लक्स। ये भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे होम्योपैथी वॉज फाउंडेड बाय हैनीमैन, वैसे एंटीपैथी वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर सी गैलन एंड आइसोपैथी वॉज फाउंडेड बाय डब्ल्यू लक्स। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे चलें 23 अफोरिज्म पर, सो 23 अफोरिज्म का जो स्टेटमेंट है वो ये रहा, आप यहां से इसे पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि 23 अफोरिज्म कहता क्या है। सो 23 अफोरिज्म, जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है कि ये बेसिकली बात करता है प्रॉब्लम्स विद द एंटीपैथी। सो बेसिकली इस अफोरिज्म के अंदर क्या बताया गया है कि इस अफोरिज्म के अंदर भी हैनीमैन किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हैनीमैन सर इसमें क्या कहते हैं? इस अफोरिज्म के अंदर, 23 अफोरिज्म के अंदर कहते हैं कि जो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है कि उसमें टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाता है पेशेंट को, थोड़ी टाइम के लिए तो रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, बट उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस और या फिर ग्रेट इंटेंसिटी के साथ वो सिम्टम वापस आते हैं। मींस बहुत ज्यादा एग्रीवेशन देखने को मिलता है। थोड़े टाइम के लिए तो पैलिएशन मिला, बट उसके बाद बहुत ज्यादा ग्रेट इंटेंसिटी के साथ सिम्टम वापस आ जाते हैं। सो बेसिकली यही बात कर रहे हैं इस अफोरिज्म के अंदर डॉक्टर हैनीमैन सर। क्या बात कर रहे हैं कि ये जो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है लीड टू द टेम्पररी एलिवेशन लेटर on the symptoms come back in a greater intensity in an aggravated form। so यहां पर ये जो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से टेम्पररी पैलिएशन है एंड नॉट अ परमानेंट क्योर। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, टेम्पररी पैलिएशन है बट नॉट अ परमानेंट क्योर। सो आगे आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो एंटीपैथी है इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं। तो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट को हम एनेंशियोपैथी भी बोलते हैं या फिर पैलिएटिव मेथड भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक तरीके से टेम्पररी रिलीफ मिलता है, टेम्पररी पैलिएशन मिलता है, बट परमानेंट क्योर नहीं होता। और जो सिम्टम कुछ टाइम बाद जब आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंटेंसिटी के साथ आते हैं, एग्रीवेटेड फॉर्म में आते हैं। राइट, अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है इस एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में, क्या याद रखना है कि एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सिम्टम मेडिसिन प्रोड्यूस करेगा वो डिसीज से अपोजिट प्रोड्यूस करेगा ना, है ना, अपोजिट करता है एंटीपैथी में। तो जैसे होम्योपैथी में सिमिलर करता है, तो उसके लिए हमारा क्या है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर बोलते हैं। तो यहां पर क्या अपोजिट कर रहा है, तो एंटीपैथी के लिए क्या यूज करते हैं हम, कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस क्यूरेंटर। ठीक है, सो अफोरिज्म 7 का जो फुटनोट है ना, वहां पर भी एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात की गई है। तो जब मैंने आपको अफोरिज्म 7 बताया होगा ना पिछली वीडियोस में, तो वहां पर भी मैंने एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताया होगा आपको। एक बार आप वो वीडियोस भी जाकर देख लेना, वहां मैंने बताया होगा एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। मैंने वहां बताया था कि ये एक तरीके से क्या होता है, पैलिएटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है, या फिर सिंगल सिम्टम ट्रीटमेंट, या फिर वन साइडेड प्रोसीजर भी बोलते हैं। तो इसको आप एक बार अफोरिज्म 7 के फुटनोट को एक बार दोबारा से विजिट कर लेना। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं, यही चीज़ बताई गई है 23 अफॉरिज्म के अंदर। बेसिकली 23 अफॉरिज्म के अंदर किसके बारे में बात की गई है, एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में ही बताया कि ये जो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है ये बेसिकली टेम्पररी रिलीफ देता है, बट कुछ टाइम बाद जो सिम्टम जब आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इंटेंसिटी के साथ आते हैं। जो एंटीपैथी है वो क्या है, एक तरीके से टेम्पररी पैलिएशन है बट नॉट अ परमानेंट क्योर। तो यही चीज़ बताई गई है अफॉरिज्म 23 के अंदर। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अगला जो अफॉरिज्म है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा 24 अफॉरिज्म। तो 24 अफॉरिज्म में किसके बारे में बात की गई है, जैसा कि हेडिंग दिखा रहा है हमें, होम्योपैथिक मेथड के बारे में बात की गई है। उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये रही, आप यहाँ से पढ़ लेना, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, व्हाट वी हैव लर्न। बेसिकली अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो क्या है, मर्डरस गेम विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट है। इसको हम क्या और क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मिस्चीवियस और नॉन हीलिंग पार्ट। ठीक है, नॉन हीलिंग पार्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किसकी बात करें, इनेंशियोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें या एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें, वो क्या है, इज अ सिंपली अ पैलिएशन नॉट अ क्यूरेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट। अब अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें, जिसके बारे में इस अफॉरिज्म 24 में बताया गया, वो क्या बोला गया है कि इन होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट वी फोकस ऑन द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, राइट। In homeopathic mode of treatment, we focus on the totality of symptom, then we select a simillimum which has the power to produce symptoms similar to the symptoms of natural disease to be cured, right? And basically it has power to produce artificial morbid state that is similar to the disease to be cured, and this is the process we follow in homeopathic mode of treatment. एंड द मेडिसिन, जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टी हमें प्रॉपरली पता होती है। क्यों पता होती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो सब हम हेल्दी इंडिविजुअल पर पहले प्रूव करते हैं, राइट। इस वजह से जो मेडिसिन यूज़ की जाती है होम्योपैथी में उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें पता होती है, राइट। द मेडिसिन वी यूज़ whose property the medicine we use whose property are well known to us through expensive या फिर हम कह सकते हैं एक्सटेंसिव ड्रग प्रूविंग, जिसकी प्रॉपर्टी हमें पता होती है थ्रू एक्सटेंसिव ड्रग प्रूविंग ट्रायल, इट इज वेरी रिलायबल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट दैट वन कैन अडॉप्ट। बेसिकली इसी चीज़ के बारे में बताया गया अफॉरिज्म 24 में। तो अफॉरिज्म 24 में होम्योपैथिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है कि जो होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उसके अंदर हम बेसिकली फोकस करते हैं टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर टू सेलेक्ट द सिमिलिमम, और यहाँ पर जो मेडिसिन है वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है सिमिलर सिम्टम टू द सिम्टम ऑफ नेचुरल डिसीज जो हमें क्योर कर रही है। एंड बेसिकली ये जो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, तो यही प्रोसेस जो है हम फॉलो करते हैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर जो हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं हमें उसकी सारी प्रॉपर्टी पता होती है, क्योंकि यहाँ पर वही मेडिसिन यूज़ की जाती है, क्योंकि होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन होती है उसको हम प्रूव करते हैं किन के ऊपर, हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर। तो इसीलिए हमें हर मेडिसिन की जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे से पता होती है। इस वजह से ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल ट्रीटमेंट है दैट वन कैन अडॉप्ट। तो यही चीज़ बताता है अफॉरिज्म 24। अब चलते हैं इस वीडियो की सबसे आखिरी अफॉरिज्म पर, जो कि है अफॉरिज्म 25। ये जो अफॉरिज्म 25 है इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये रही, आप यहाँ से पढ़ लेना। अब मैं बस समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अफॉरिज्म 25 कहता क्या है। तो जैसा कि इसकी हेडिंग में क्या लिखा हुआ, इनफेलिबल ऑरेकल, क्या यूज़ किया गया, इनफेलिबल ऑरेकल। अब ये इनफेलिबल ऑरेकल होता क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस 25 अफॉरिज्म के अंदर, ये टर्म यूज़ किया गया है, क्या, इनफेलिबल ऑरेकल। अब ये होता क्या है, इन दिस अफॉरिज्म द वर्ड इनफेलिबल ऑरेकल हैज़ बीन यूज्ड, इनफेलिबल ऑरेकल हैज़ बीन used which says that
which says that what kind of medicine produce rapid, radical and permanent cure to the deceased individual, right? So infallible means something that can never go wrong, and oracle means द ऑरेकल वर्ड का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी. क्या होता है? सुप्रीम अथॉरिटी, राइट. सो इनफेलेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नेवर गो रॉन्ग, एंड ओरेकल का मतलब होता है जिसके पास क्या हो? सुप्रीम अथॉरिटी हो, राइट. सो बेसिकली आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन ऑन द healthy human beings, now we know that what medicine selected on the basis of symptom similarity will cure all disease without any type of an exception when applied on the basis of law of similia, right. So basically the medicine which have the greatest symptom similarity, the medicine which has the greatest symptom similarity when given in a proper dose will remove the totality of symptom in rapid, radical and permanent cure, and it will revert the disease state into the healthy state. So basically 25 aphorism के अंदर जो वर्ड इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो क्या है? इनफेलेबल ऑरेकल. इसका मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब चलते हैं 25 अफॉरिज्म के फुटनोट पे. तो बेसिकली एक बार देख लेते हैं 25 अफॉरिज्म का फुटनोट. 25 अफॉरिज्म का फुटनोट का जो स्टेटमेंट है वो ये रहा, आप इसको रीड कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो बेसिकली 25 अफॉरिज्म के फुटनोट में ना हैनीमैन अपने 50 ईयर के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उनका एलोपैथी के साथ रहा है. और इसके लिए जो उन्होंने टर्म यूज की है वो क्या यूज की है? क्लेडोस्कोप एक्सपीरियंस. क्या यूज किया गया है? क्लेडोस्कोप एक्सपीरियंस. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 25 अफॉरिज्म के फुटनोट में हैनीमैन किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनका जो 50 ईयर का एक्सपीरियंस था, उनका जो 50 ईयर का एक्सपीरियंस था किसके साथ? एलोपैथी के साथ. और इस एक्सपीरियंस को उन्होंने क्या नाम दिया है? क्लेडोस्कोप एक्सपीरियंस. अब क्यों दिया है वो देख लेते हैं. सो बेसिकली 25 अफॉरिज्म के फुटनोट में हैनीमैन talks about the practicing allopathy for 50 years. It was like, यहाँ पर वो कहते हैं कि it was like looking into the kaleidoscope filled with unknown colored objects and perpetually turning अराउंड. सो बेसिकली क्लेडोस्कोप क्या होता है? तो ये बेसिकली एक टॉय होता है जिसके अंदर क्या होती है? विच इज लाइंड बाय द मिरर्स एंड कलरफुल ऑब्जेक्ट्स आर पुट इनसाइड, एंड व्हेन यू टर्न इट द पैटर्न्स एंड फिगर आर एवर चेंजिंग विदाउट एनी एंड. एक तरीके से उसी की तरह जैसे कि लॉज एलोपैथी में फिक्स नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं, है ना. वो सेम नहीं होते, फिक्स्ड नहीं है, वहां पर कोई भी प्रिंसिपल फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज होते रहते, एवर चेंजिंग. एक तरीके से उसी तरीके से जैसा कि क्लेडोस्कोप में देखने पर हमें देखने को मिलता है कि हर बार एक अलग पैटर्न या हर बार एक अलग फिगर देखने को मिलता है, जैसा कि क्लेडोस्कोप में जब हम देखते हैं हमें देखने को मिलता है. ऐसे ही एलोपैथी में भी जो उनका प्रिंसिपल है वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज होता रहता है. उधर जो लॉज हैं वो फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं. तो इसीलिए उन्होंने हैनीमैन सर ने जो एलोपैथी को एक तरीके से क्या कहा है कि एलोपैथी का जो एक्सपीरियंस था उन्होंने उसको एक तरीके से क्लेडोस्कोप से कंपेयर किया कि इट वाज लाइक लुकिंग इनटू द क्लेडोस्कोप. सो व्हाई एलोपैथी फेल्ड, इसके बारे में बताते हैं हैनीमैन सर 25 अफॉरिज्म के फुटनोट में. क्या बताते हैं कि एलोपैथिक मोड हैज क्लेडोस्कोपिक एक्सपीरियंस बिकॉज द मेडिसिन दे यूज्ड वर नॉट प्रूव्ड. बेसिकली जैसे होम्योपैथी में क्या होता है, जितनी भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं सब हेल्दी इंडिविजुअल पे प्रूव हो रखी होती है. बट एलोपैथी के अंदर जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो क्या है? वो क्या लिखते हैं कि यहाँ जो मेडिसिन यूज़ हो रही है वो क्या है? वर नॉट प्रूव्ड. सो देयर वॉज नो क्लियरिटी
complex prescription were used and the system, the medicine and the laws were ever changing. वहाँ जो laws हैं वो ever changing है, and felt like were looking into something but they did not know what it was. तो ऐसा लगता है कि जैसे वो देख रहे हैं बट उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या देख रहे हैं. दे वर ऑलवेज लुकिंग फॉर द मटेरियल कॉज इन टू द इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो यही चीज़ बताई गई है अफॉरिज्म 25 के फुट नोट में. इसी के साथ ये जो वीडियो है हमारी कंप्लीट होती है. मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ. तब तक खुश रहें, मस्त रहें. जय हिंद.